हेलो एंड वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। अनलॉक जीएस एकेडमी आज आपके लिए लेके आया अनलॉक वर्ल्ड फेयर सीरीज, जिसमें एक हफ्ते में घटित हुए महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की जाएगी। और ये डिस्कशन यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगा। हमारी आशा है कि ये आपकी तैयारी को उत्तरोत्तर उन्नयन करने की दिशा में महत्वपूर्ण श्रृंखला रहने वाली है। आइए शुरू करते हैं सितंबर 2022 के प्रथम हफ्ते के महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाक्रमों की चर्चा। पहली न्यूज है यूएन रिपोर्ट को लेके। ये यूएन ह्यूमन राइट कमिश्नर है मिशेल बेचलेट। इनके द्वारा इनके कार्यकाल के अंतिम दिन रिपोर्ट निकाली गई, जिसमें इन्होंने एक्यूज किया चाइना के द्वारा जो जिंजियांग रीजन में सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। इस रिपोर्ट का नाम है फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म इन जिंजियांग, ट्रूथ एंड फैक्ट्स। रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना जिंजियांग रीजन में टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के नाम पे सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, जिसमें महिलाओं के साथ रेप किए जा रहे हैं, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, जबरन नसबंदी करवाई जा रही है, कुछ लोगों को यहाँ तक कि गायब कर दिया गया है। और ये सब किया जा रहा है चाइना के द्वारा एक शील्ड बना के कि चाइना का जो कहना है कि हम केवल जिंगजियांग रीजन में टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म से लड़ रहे हैं, उग्रवाद से लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने इसमें कुछ डेटा दिया है, जिसमें कहा गया है कि जिंगजियांग रीजन में 2017 से 2019 के बीच में लगभग 48.7% डिक्लाइन आया बर्थ रेट्स में, शार्प डिक्लाइन इन बर्थ रेट्स। और इसी समय में इन द सेम पीरियड अनयूजुअली शार्प राइज आया है नशबंदी के प्रोग्राम में। तो इसमें कहा गया है कि ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, मानवता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें चाइना पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को, इधर मुस्लिम कम्युनिटी को वाइप आउट करने के इरादे से ये काम कर रहा है, कंप्लीट खत्म करने के इरादे से ये काम कर रहा है। चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनका जो रटा रटाया जवाब है हमेशा की तरह वह सामने आया है, जिसमें उन्होंने रेस्पॉन्ड किया है कि ये रिपोर्ट डिस इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, झूठ है, एंटी चाइना फोर्सेस के द्वारा फैब्रिकेटेड की गई है, और जो कि चाइना के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना चाहते हैं और चाइना की स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करना चाहते हैं, चाइना के डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं। अगर बात करें इन पर्टिकुलर कैंप्स की, डिटेंशन कैंप्स की बात इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कही गई है, तो उसमें सेटेलाइट इमेजेस दी गई है, जिसमें कहा गया है कि 2015 के टाइम इस पर्टिकुलर रीजन में, जिंजियांग के रीजन में कोई कैंप्स नहीं थे। 2018 तक कुछ थोड़े बहुत कैंप सेटअप हुए और 2020 में पूरा एक फुल सेटअप हो गया डिटेंशन कैंप्स का। चाइना ने 2017 तक इस बात को हमेशा इनकार किया कि ऐसा कोई कैंप है, लेकिन 2017 में पहली बार चाइना ने इन ट्रेनिंग कैंपों के होने की बात को एडमिट किया। लेकिन उसके बाद कि ना तो चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कुछ भी तरह की डिटेल इसके बारे में रिवील होने नहीं दी कि वहाँ कितने लोग हैं, कितने कैंप्स हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। रिपोर्ट में चाइना पर आरोप लगाया गया है कि चाइना ने लगभग 1 मिलियन पीपल, 10 लाख से ज्यादा के लोगों को बंदी बनाया हुआ है और मुस्लिम कम्युनिटीज के, और उनको डिटेंशन कैंप्स में रखा गया है, जिनसे फोर्स लेबर कराई जा रही है, जबरन बेगारी करवाई जा रही है। उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, कॉटन फार्म्स में लगाया गया है। उनके साथ फोर्स्ड अबॉर्शन किया जा रहा है, मास इंडोक्ट्रिनेशन किया जा रहा है। अगर बात करें जिंजियांग रीजन की, तो ये आप जो देख रहे हैं चाइना, चाइना की राजधानी बीजिंग, ये वाला जो रीजन है चाइना का कंप्लीट वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, ये जिंजियांग रीजन है, जहाँ पे उइगर पॉपुलेशन रहती है। लगभग 12 मिलियन उइगर्स लोग रहते हैं यहाँ पर, जो कि मोस्टली मुस्लिम है, जिंजियांग रीजन में रहते हैं, जिसको जिंजियांग उइगर ऑटोनोमस रीजन नाम दिया गया है। लार्जेस्ट प्रोविंस लेवल डिवीजन है चाइना का वाई एरिया। और अभी कुछ समय में यहाँ पर देखा गया कि जो चाइना के एथनिक मेजोरिटी के लोग हैं, हान चाइनीज लोग हैं, उनका मास माइग्रेशन हुआ है इधर चाइना की और जगह से इस रीजन में, ताकि जो उइगर पॉपुलेशन है उनकी जो पॉपुलेशन को डाइल्यूट किया जा सके। अगर बात करें जिंगजियांग रीजन की, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिंगजियांग मोस्टली डेजर्ट रीजन है, जहाँ पर दुनिया की लगभग 1/5, 20% वर्ल्ड की कॉटन यहीं पर प्रोड्यूस होती है। और कुछ ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और एनजीओ ने कंसर्न दिखाया है कि ये कॉटन जो एक्सपोर्ट होती है चाइना से, ये पिक की जाती है बाई फोर्स लेबर। इसमें ये उइगर मुस्लिम और उइगर समुदाय के लोगों को लगाया जाता है, जबरन बेकारी करवाई जाती है इन फार्म्स में। और इसी को लेकर भी 2021 में कुछ वेस्टर्न क्लोथिंग ब्रांड्स ने जिंगजियांग कॉटन को अपनी सप्लाई चेन से हटा दिया। और उसको हटाने के बाद चाइनीज सेलिब्रिटी और चाइनीज नेटिजन के द्वारा बैकलॉस किया गया, उन ब्रांड्स के खिलाफ बॉयकॉट किया गया।
जिंजियांग रीजन की बात करें तो ये रिच है इन ऑयल एंड नेचुरल गैस। यहाँ पर ऑयल और नेचुरल गैस के भंडार हैं, और ये इसकी प्रॉक्सिमिटी जो है सेंट्रल एशिया से, यूरोप से, जो कि हम देख सकते हैं ये सेंट्रल एशिया है, मंगोलिया से जुड़ा हुआ है, इधर कजाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, इधर रशिया से जुड़ा हुआ है, और ये यूरोप से जो प्रॉक्सिमिटी है, इस वजह से चाइना इसको एक इम्पोर्टेंट ट्रेड लिंक मानता है, और चाइना कभी नहीं चाहता कि इसमें किसी तरह का उग्रवाद हो, डिस्टेबिलिटी आए। जिंजियांग रीजन की अगर ज्योग्राफी की बात करें तो आप ये देख रहे हैं, ये अल्ताई माउंटेन्स है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी या पीसीएस में पूछा जा सकता है। ये साबिन माउंटेन्स है, ये तियन शान माउंटेन्स है, ये कुनलुन शान माउंटेन्स है, और ये अल्तुन शान माउंटेन्स है। इधर आप चलेंगे तो ये पामीर प्लेटू हो गया, ये कराकोरम रेंज होगी, जो कि इंडिया में जुड़ती है आके। तो अगर ऊपर से नीचे के क्रम में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है अल्तुन शान, अल्ताई माउंटेन्स, शाबिन माउंटेन्स, तियन शान माउंटेन्स, कुनलुन शान माउंटेन्स, और इधर है अल्तुन शान माउंटेन्स, इधर है आपका कराकोरम रेंज, आगे आ जाता है पामीर प्लेटू। इस तरह से ही चलता है। अगर ये देखें आप तो ये जुंगेरिया बेसिन है, जिसको जगर बेसिन भी बोला जाता है, साबिर माउंटेन और तियन शान माउंटेन्स के बीच में, और इधर है तियन शान और कुनलुन शान माउंटेन के बीच में तारिम बेसिन। यहीं पे ये वाला जो रीजन है ये है तकला मकान डेजर्ट। तकला मकान डेजर्ट ये तारिम बेसिन में पड़ता है। अगर बात करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, जहाँ से ये रिपोर्ट निकली है, या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ऑफिस बोला जाता है। ये यूएन सेक्रेटरीट का पार्ट के रूप में एस्टेब्लिश हुआ है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। 1993 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन राइट्स पे, उसी के बाद इसको स्थापित किया गया 20 दिसंबर 1993 को। इनका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। इनका जो मुख्य काम है वो है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 48 में मेंशन है। इसको हेड किया जाता है हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के द्वारा, जो कि अब तक मिशेल बेचलेट थी, पर उनका कार्यकाल का आखिरी दिन था और वो रिटायर हो चुकी है। अब नए हाई कमिश्नर की खोज की जा रही है। ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ फंडिंग जो आती है इस ऑफिस की, वो आती है मेंबर स्टेट के द्वारा, डोनेशन के द्वारा। बाकी की फंडिंग जो होती है वो यूएन के जनरल बजट से ली जाती है। नए हाई कमिश्नर को अपॉइंट करने का काम सेक्रेटरी जनरल का है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उसको अप्रूव करेगी। तब तक के लिए मिस नदा अल नसीफ को एक्टिंग हाई कमिश्नर बना दिया गया है। अगली खबर है पुर्तगाल से रिलेटेड। पुर्तगाल की हेल्थ मिनिस्टर है मार्टा टेमिडो। इन्होंने रिजाइन कर दिया जब एक प्रेग्नेंट इंडियन टूरिस्ट की मृत्यु हो गई वहां पर। उस टूरिस्ट को, महिला को, लिस्बन के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वहां पर टेम्पररी क्लोज, जो इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक सर्विस है वो टेम्पररी क्लोज थी, और ये क्लोज थी बिकॉज ऑफ हर डिसीजन। इसी वजह से इनके खिलाफ काफी क्रिटिसिज्म हुआ, और क्रिटिसिज्म होने के बाद टेमिडो ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये इस्तीफा केवल कोई मोरल ग्राउंड्स पे नहीं दिया गया, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एक कारण तो ये था कि टमीडा लोकप्रिय थी, कोविड के टाइम पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, हॉस्पिटल एडमिशन में एक्सपर्ट है, लेकिन इनकी पार्टी में अभी कुछ इंक्लूडिंग इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, उसके कारण ये प्रेशर में थी। और कुछ जगह पे अभी पुर्तगाल में सबसे बड़ी समस्या चल रही है वो है मैटरनिटी डिपार्टमेंट में स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, लैक ऑफ स्टाफ है। और इस वजह से कुछ जगह पे इमरजेंसी सर्विसेज को बंद किया गया है। इनकी कुछ पॉलिसीज के खिलाफ कुछ पुर्तगाली डॉक्टर्स और नर्सेज ने भी बहुत क्रिटिकल थी। और ये फाइनल जो इंडियन टूरिस्ट की मृत्यु हुई उसके बाद तो ये क्रिटिसिज्म बढ़ गया और इनको इस्तीफा देना ही पड़ा। अगर बात करें पॉलिटिकल प्रोबिटी और इंटीग्रिटी इन द पब्लिक लाइफ की, तो उसके सबसे बेहतरीन एग्जांपल लाल बहादुर शास्त्री है, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने रेलवे मिनिस्टर का पद संभाला था जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। और 1951 में आंध्र प्रदेश में एक रेल दुर्घटना के बाद इन्होंने अपना इस्तीफा पीएम को भेज दिया था, लेकिन उस समय इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। दोबारा 1956 में जब रेलवे मिनिस्टर के पद पे ही रहते हुए एक और दुर्घटना हुई तमिलनाडु में, मरुथियार रिवर के द्वारा जो पानी ट्रैक्स पे आया और उसकी वजह से ट्रेन डिरेल हुई और लगभग 150 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई, तब इन्होंने दोबारा अपना इस्तीफा भेज दिया। और इस बार इस्तीफा जवाहरलाल नेहरू को स्वीकार भी करना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री के लिए कहा था कि ये मैन ऑफ हाईएस्ट इंटेग्रिटी है। तो ये मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा देने का जो एग्जाम्पल है, उसके लिए लाल बहादुर शास्त्री से बढ़िया एग्जाम्पल कोई भी नहीं हो सकता। इसको आप अपने एग्जाम्स में डाल सकते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन पॉलिटिक्स, प्रोबिटी, इंटेग्रिटी इन द पब्लिक लाइफ का कोई क्वेश्चन आ जाता है एथिक्स वाले क्वेश्चन में। पुर्तगाल की अगर बात करें, पुर्तगाल की अगर ज्योग्राफी देखें, तो पुर्तगाल यूरोप के इस वाले हिस्से पे है जिसको इबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं। इबेरियन पेनिनसुला अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जिब्राल्टर, जिब्राल्टर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के द्वारा, जो कि अटलांटिक ओशन से मेडिटेरियन जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से गुजरना पड़ता है। और इसी पे इबेरियन पेनिनसुला पे स्पेन है, और इसी इबेरियन पेनिनसुला पे इस हिस्से में मेनलैंड पुर्तगाल है।
पुर्तगाल की टेरिटरी की बात करें तो ये मेनलैंड पुर्तगाल है, और उसके अलावा अजोर्स आर्चिपेलागो और मैडेरा आर्चिपेलागो ये पुर्तगाल के ही पार्ट है। ये मेनली वोल्केनिक माउंट्स हैं जो कि समुद्र से बाहर आके आइलैंड के रूप में काम कर रहे हैं। अगर पुर्तगाल की मेन रिवर की बात करें तो पुर्तगाल की मेन रिवर टोगस रिवर, जो कि स्पेन से आती है और टोगस एस्चुरी में लिस्बन के पास, जो कि पुर्तगाल की कैपिटल है, इसके पास में टोगस एस्चुरी में गिर जाती है। ये कैडिज बे है, गल्फ ऑफ कैडिज। पुर्तगाल की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट पीको, जो कि आइलैंड ऑफ पीको, अजोर्स आर्चिपेलागो में आइलैंड ऑफ पीको है, यहाँ पर माउंट पीको पुर्तगाल की हाईएस्ट पीक है। अगली खबर पे चलें, जो कि पाकिस्तान फ्लड से रिलेटेड है। पाकिस्तान में इस समय बाढ़ का भयानक दृश्य बना हुआ है, जिसमें लगभग 1200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, लगभग 33 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस किया जा चुका है अपनी जगह से, और लगभग हाफ मिलियन लोग, लगभग 5 से 6 लाख लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं अभी भी। ऑफिशियल से एस्टिमेट लगाया गया है कि डैमेज लगभग $10 बिलियन से अधिक का है। और अब जो सबसे बड़ी समस्या सामने निकल के आ रही है वो है कि इसके बाद फूड क्राइसिस, क्योंकि जितने भी फार्म्स हैं वो सब में पानी भरा हुआ है, और फूड क्राइसिस की सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही है। अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने एक नई चेतावनी दी है कि इस पानी भराव की वजह से जो वाटर बोर्न डिजीज है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इसका भी खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है लोगों को, और ये खतरा आसपास वाले देशों के लिए भी थोड़ा सा चिंता का विषय है। पाकिस्तान फ्लड के रीजन्स की बात करें कि क्या कारण रहे इस फ्लड्स के, तो एक कारण था साउथ वेस्ट मानसून, इस बार ज्यादा एक्सट्रीमली वेट था। साउथ वेस्ट मानसून वही मानसून जो इंडिया में आता है, बारिश करता है और फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ मुड़ता है, लेकिन और ये पाकिस्तान में शॉर्टर होता है कंपेयर टू इंडिया, लेकिन इस बार ये एक्सट्रीमली वेट था। बोला जाता है कि ये बलूचिस्तान और सिंध वाले रीजन में मानसून इतना ज्यादा था कि एवरेज जो रेन होती है उससे 400 600% रेंज अधिक हुई थी। एक कारण ये था। दूसरा कारण था टेम्परेचर का, कि पाकिस्तान में मई जून में टेम्परेचर कंटिन्यूअसली 45 डिग्री से ऊपर था, और ये वार्मर एयर जो होती है, गर्म हवा, ये 7% ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड करती है, इस वजह से भी बारिश के एक्सट्रीम वेट होने का कारण एक ये था। और इस एक्सट्रीम हीट के कारण जो लॉन्ग टर्म ग्लेशियर मेल्टिंग हुई, जो ये हिमालयन वाले रीजन में, ऊपर पाकिस्तान के ऊपर वाले रीजन में जो ग्लेशियर्स है ये मेल्ट हुए, तो ये एक डेंजरस फिनोमेना को शुरू करते हैं, जो कि है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। इसकी वजह से इंडस रिवर और ऊपर से जितने भी रिवर हैं वो वो काफी मात्रा में पानी लेके नीचे आई, इस वजह से भी बाढ़ का खतरा बन गया। और एलिनो साउदर्न ओसिलेशन, एनसो, अपने लानीना फेज में था, और इस वजह से लानीना फेज में मेनली ये मानसून रेंज को इनहेंस करता है, इस वजह से भी पानी का बहाव बहुत ज्यादा रहा। यहीं पे मोहनजोदाड़ो है, जिसके भी नुकसान होने का पूरी चिंता बनी हुई है। अगर बात करें मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो में, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, और थर्ड मिलेनियम बीसी में ये स्थापित हुआ था। इसकी खोज की राखाल दास बनर्जी ने, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। अभी सबसे बड़ी समस्या है कि इसका जो स्तूप डोम है ये वाला, और कई जगह की दीवारें बाढ़ के कारण टूट गई हैं, और काफी ज्यादा डैमेज हुआ है कुछ जगहों पर। मोहनजोदाड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड। ये एक इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और ये फेमस है फॉर एलिवेटेड टाउन प्लानिंग के लिए, स्ट्रीट ग्रिड्स के लिए। यहाँ पे जो ब्रिक पेवमेंट्स बने हुए हैं, यहाँ की जो वाटर सप्लाई डेवलप थी उस समय, कवर्ड सीवरेज सिस्टम मिला है यहाँ पर, ये घरों में टॉयलेट्स मिले हैं, मोन्यूमेंटल बिल्डिंग मिली है, जैसे ग्रेट अनाज अनाज घर, जो ग्रेट ग्रेनरी मिली है, ग्रेट बाथ महान स्नानागार मिला है। अभी काफी हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट ने वर्ल्ड कम्युनिटी को लिखा है कि इसे बचाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये साइट्स अपना मेन वैल्यू को, इरिवर्सिबल लॉस हो जाता है इस वैल्यू को, तो उसके बाद इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से भी हटाए जाने का खतरा है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मोहनजोदाड़ो को 1980 में मेंशन किया गया। लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मेंटेन करता है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के तहत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। 2021 में लिवरपूल, जो मेरीटाइम मर्सेंटाइल सिटी है यूके की, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से हटा दिया गया, बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबल लॉस हो गया था। वहां पे जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू थी प्रॉपर्टी की, उसको दोबारा से रिवर्स नहीं किया जा सकता, इरिवर्सिबल लॉस हो गया था, इसलिए हटा दिया गया। यही खतरा मोहनजोदाड़ो पर है कि अगर दोबारा से उसे सही नहीं किया गया तो इरिवर्सिबल लॉस होने की दिशा में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हटा दिया जाएगा। भारत की अगर बात करें तो भारत में लगभग 3,500 के आसपास मोन्यूमेंट साइट्स हैं, जिनमें से लगभग 40 साइट्स को डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में। अगर 14 साइट की बात करें, लेटेस्ट वो थी गुजरात
में धोलावीरा जो कि एक हड़प्पन सिटी है, और तेलंगाना में रामप्पा टेम्पल 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। 2022 में संस्कृति मंत्रालय ने होयसला टेम्पल, साउथ इंडिया के होयसला टेम्पल्स को कंसिडरेशन के लिए भेजा है 2022-23 के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। अगली खबर की चर्चा करें तो अगली खबर है मिखाइल गोर्बाचोव को लेके। मिखाइल गोर्बाचोव की मृत्यु हुई अभी। ये लास्ट सोवियत लीडर थे। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत कम उम्र में ज्वाइन कर लिया था, और स्टालिन की डेथ के बाद ये डी स्टालिनाइजेशन रिफॉर्म्स के सपोर्टर बन गए थे निकिता क्रुश्चेव के साथ। 1985 में ये जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत यूनियन के, और इन्होंने दो पॉलिसी शुरू की, गिलासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। और इन्हीं पॉलिसीज के कारण यूएसएसआर का विघटन भी हुआ, लेकिन कोल्ड वॉर भी खत्म हुआ, और जो आयरन कर्टेन की स्थापना हुई थी कोल्ड वॉर से शुरू में, वो भी खत्म हुआ। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, पुनर्संरचना। मेनली इन्होंने कम्युनिस्ट इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्ट्रक्चर किया, उसमें कई फीचर्स डाले मार्केट इकोनॉमी के, डिसेंट्रलाइजेशन किया फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को। और ग्लासनोस का मतलब होता है ओपननेस, जिसमें इन्होंने इंफॉर्मेशन को ओपन किया, डेमोक्रेटाइजेशन किया सोवियत यूनियन का। इन्होंने रशिया के साथ, यूएस के साथ और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज के साथ आर्म रिडक्शन ट्रीटीज पर साइन किया, और उस आयरन कर्टेन को खत्म करने का काम किया जिसने यूरोप को डिवाइड कर रखा था वर्ल्ड वॉर सेकंड से। रीयूनिफाई करने का काम किया जर्मनी को। आयरन कर्टेन मेनली था एक पॉलिटिकल, मिलिट्रिकल और आइडियोलॉजिकल बैरियर, जो कि यूएसएसआर ने अपने ऊपर लगा रखा था, जिसमें यूएसएसआर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ और अदर नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं रखना चाहता था। अपने आप को आइसोलेट कर लिया था यूएसएसआर ने। गोरबाचोव को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने कोल्ड वॉर को खत्म किया, जिससे यूएसएसआर का डिसोल्यूशन भी हुआ, और इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया 1990 में इनके एफर्ट के लिए कि इन्होंने कोल्ड वॉर खत्म करने में, यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर खत्म करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन कई रशियंस आज भी गोरबाचोव को ब्लेम करते हैं इस वजह से कि उन्होंने सोवियत यूनियन को विघटित होने में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। अगर वो इस तरह के रिफॉर्म नहीं लेते तो इकोनॉमिक केओस नहीं होता और सोवियत यूनियन का विघटन नहीं होता। इसीलिए इस बार इन्हें स्टेट फ्यूनरल भी नहीं दिया गया। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो कि ओपनली कई बार कह चुके हैं कि सोवियत यूनियन का विघटन एक ग्रेटेस्ट जियो पॉलिटिकल कैटास्ट्रोफे ऑफ द सेंचुरी था, उन्होंने भी इधर मिखाइल गोर्बाचोव के फ्यूनरल को अटेंड नहीं किया। और क्रेमलिन की तरफ से जो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन आया वो आया कि नो स्पेस इन हिज स्केड्यूल, उनके स्केड्यूल में कोई जगह नहीं है, टाइम नहीं है। गोर्बाचोव इस यूनियन को विकसित होने से वैसे भी बचा नहीं सकते थे 1991 में, और इसीलिए काफी रशियंस उन्हें आज भी इसके लिए ब्लेम करते हैं। गोर्बाचोव ने भारत में 2 बार विजिट की, 1986 में, 1988 में, और ये गोर्बाचोव की पहली विजिट थी किसी नॉन वॉर्सो पैक्ट कंट्री में। तब के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने उन्हें क्रूसेडर फॉर पीस कहा। अगली खबर है यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम में लिज ट्रस नई प्रधानमंत्री के रूप में इलेक्ट हुई हैं यूके की। उन्हें अपॉइंट किया ब्रिटेन की नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने, बालमोरल एस्टेट स्कॉटलैंड में। और ये पहली बार है जब क्वीन एलिजाबेथ ने हैंड ओवर ऑफ पावर किया है बालमोरल में। नहीं तो जनरली ये बकिंगम पैलेस लंदन में होता है। उसका कारण है कि उनकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। आई विल डिलीवर ए बोल्ड प्लान टू कट टैक्सेज एंड ग्रो अवर इकोनॉमी, ये लिस्ट ट्रस्ट का बयान था चुने जाने के बाद। ये टैक्सेस को कट करने के लिए कोई प्लान निकालेंगी, इकोनॉमी को ग्रो करने का काम करेंगी, और एनर्जी क्राइसिस, जो एनर्जी बिल की, पीपल्स के एनर्जी बिल की दिक्कत चल रही है, उसको सोल्व करने का काम करेंगी। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी भारत का यूके के साथ एफटीए पर नेगोशिएशन चल रहा है, और ये प्रायोरिटी होगी लिस्ट ट्रस्ट की कि वो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे इसको टैकल करें। इंडिया और यूके के बीच में जो अभी एफटीए का नेगोशिएशन चल रहा है, वो लगभग माना जाता है दिवाली तक पूरा हो जाएगा और एफटीए सामने आएगा। अभी दोनों साइड्स ने लगभग लगभग 26 चैप्टर में से 19 फाइनलाइज कर लिए हैं। कुछ पे बात चल रही है, कुछ चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है जिसमें ऑटोमोबाइल्स है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है। सेकंड खबर जो है यूनाइटेड किंगडम की, वो है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, जिनकी मृत्यु होगी 96 उम्र की एज, 96 ईयर्स की एज में। ये 70 साल से इस थ्रोन पे थी, और ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट रनिंग मोनार्क थी इन ब्रिटिश हिस्ट्री। 2016 में जब थाईलैंड के किंग भूमिबोल अब्दुलदेज का देहांत हुआ, उसके बाद ये लॉन्गेस्ट रनिंग मोनार्क बन गई इन द वर्ल्ड। और 2022 में ये सेकंड लॉन्गेस्ट रनिंग मोनार्क बन गई इन वर्ल्ड हिस्ट्री, अब तक के इतिहास में सेकंड लॉन्गेस्ट। फर्स्ट कौन है? 17th सेंचुरी के फ्रेंच किंग लुइस 14th। और इनकी मौत के बाद क्वींस के जो बेटे थे, बड़े बेटे चार्ल्स को, इनको नया किंग घोषित किया गया ब्रिटेन का।
यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम का आप ये मैप देख रहे हैं, तो यूनाइटेड किंगडम मेनली बनता है इंग्लैंड, ये वाला रीजन, उसके बाद वेल्स, ये वाला रीजन, उसके बाद स्कॉटलैंड, ये वाला रीजन पूरा, और ये नॉर्दर्न आइलैंड, ये आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कंट्री है अलग, ठीक है। उसमें ये नॉर्दर्न आइलैंड है, ये नॉर्दर्न आइलैंड यूके का पार्ट है। नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। अगर आप ओशन की बात करें, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से आप नॉर्थ सी में पहुंचते हैं स्कॉटलैंड को क्रॉस करते हुए, और ये इंग्लैंड को क्रॉस करते हुए यहाँ पर ये मेनलैंड यूरोप है, जहाँ पे एक फ्रांस दिख रहा है आपको, और यहाँ स्ट्रेट ऑफ डोवर है। अगर आपको फ्रांस से यूके में जाना है तो स्ट्रेट ऑफ डोवर क्रॉस करनी पड़ेगी, और नॉर्थ सी से होते हुए स्ट्रेट ऑफ डोवर होते हुए आप इंग्लिश चैनल से होते हुए सेल्टिक सी में पहुंचते हैं, और सेल्टिक सी से आयरिश सी में पहुंचते हैं। आयरिश सी से आप नॉर्दर्न आइलैंड के बगल में से होते हुए नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जा सकते हैं। इंग्लैंड मेनली यूनिटरी स्टेट है, यहाँ पे राज्यों की कोई अवधारणा नहीं है, एक ही सरकार है, बाकी प्रोविंशियल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है, और पार्लियामेंट में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है: द हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको कि हमारे यहाँ लोकसभा बोला जाता है; द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि हमारे यहाँ राज्यसभा के रूप में है; और द क्राउन, जो कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है, हम रिपब्लिक कंट्री है, हमारे यहाँ वो प्रेसिडेंट है। यूके वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल ग्रोस जीडीपी। 5th लार्जेस्ट कौन है, आप कमेंट में बताइए। एंड द 8th लार्जेस्ट बाय परचेजिंग पावर पेरिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्वीन की डेथ के बाद श्रद्धांजलि देते हुए अपना एक ट्वीट दिया। अगली खबर पे चलते हैं, जो कि है टाइफून से रिलेटेड। सुपर टाइफून हिनामनोर, जो कि जापान और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की तरफ बढ़ा आगे। अगर ये मैपिंग की बात की जाए तो ये सी ऑफ जापान है, ये जापान आइलैंड है, जो कि होकेडो है, होन्शु आइलैंड है, उसके बाद शिकोकू है, क्यूशु आइलैंड है, राइको आइलैंड है, सेनकाकू आइलैंड है। और ये जो सुपर टाइफून है हिनामनोर, ये फिलीपींस सी, नॉर्थ पैसिफिक ओशन से होते हुए फिलीपींस से होते हुए साउथ कोरिया से टकराया जाके ये कोरिया स्ट्रेट है। सी ऑफ जापान से अगर येलो सी में आना है तो कोरिया स्ट्रेट से होकर आना पड़ेगा, ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ऊपर चाइना है, इधर रशिया है, ये ईस्ट चाइना सी है, इसके नीचे इधर साउथ चाइना सी है। टाइफून की बात करें तो टाइफून एक स्टॉर्म होते हैं, इनका साइंटिफिक नेम जो होता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता है, लेकिन इन्हें अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे चाइना सी और पैसिफिक ओशियन में इन्हें टाइफून नाम दिया जाता है। वेस्ट इंडियन आइलैंड और कैरिबियन सी, अटलांटिक ओशियन में इन्हें हरिकेन बोला जाता है। गिनी लैंड्स और साउदर्न यूएसए में इन्हें टोर्नेडोज बोला जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ इन्हें बिली विलीज बोला जाता है, और इंडियन ओशियन रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नाम दिया गया है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एक इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म्स हैं, जो कि गर्म ट्रॉपिकल ओशियंस पे ओरिजिनेट होते हैं, और इनकी स्पीड लगभग 119-120 किलोमीटर पर आवर होती है, और हैवी रेन्स होती है, काफी ज्यादा बारिश होती है। और ये रोटेट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, काउंटर क्लॉकवाइज, साउदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज। अगली खबर पे चले तो अगली खबर है साथ, लास्ट खबर है, जो कि आज के साप्ताहिक वैश्विक घटनाक्रम सीरीज की, जो है बांग्लादेश पीएम का 4 दिन का भारत का दौरा हुआ। उसमें कई तरह के डॉक्यूमेंट साइन हुए, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, और ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे लिए आईआर के पर्सपेक्टिव से और करंट के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा निकट पड़ोसी देश है। इस वजह से इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी बना दी गई है, जो कि आपको मिल जाएगी, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा लिंक में। तो इस तरह से आज की चर्चा हमारी समाप्त हुई, मिलते हैं अगले हफ्ते, जहां हम दोबारा से मैं महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए लेट अनलॉक योर पोटेंशियल। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।